स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि आयरन जब यूज होता है एज कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस तो इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं क्या चीज, अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं। और बेसिकली जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या बन जाती है, अमोनिया गैस बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, और ये भी गैस होती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, आयरन एज कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर भी दे रहे होते हैं और सर्टेन प्रेशर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें जो है वो पर्टिकुलर रख के उनको, और हम जो है इन सर्टेन चीजें यानी कि उनको हम रख के स्पेसिफाई करके उनको हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ इक्वेशन बैलेंस अगर हम करते हैं साथ के साथ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, चले यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखते हैं कि बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि अंदर यहाँ पर क्या स्टेप्स चल रहे होते हैं इस रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन है तो इसमें अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो एक सजेस्टेड मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और दे देती है क्या चीज, हमारे पास यहाँ बनता है डायएजीन। ठीक है, इसे N2H2 बनता है जिसे हम कहते हैं डायएजीन। यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ डायएजीन, ZENE। ठीक है, ये बन जाता है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो N2H2 है ये क्या करती है, ये रिएक्ट करती है फर्दर हाइड्रोजन गैस के साथ और हमारे पास यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है N2H4। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइड्राजीन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो हाइड्राजीन होती है बेसिकली ये हम यूज करते हैं किसमें, ये हम यूज कर रहे होते हैं ये एज फ्यूल यूज हो रहा होता है या एज प्रोपेलेंट यूज हो रहा होता है, कहाँ पे, सैटेलाइट्स में। ठीक है, या रॉकेट्स में हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एज प्रोपेलेंट या फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो N2H4 है ना, बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो है ना ये काफी क्या होता है कि अनस्टेबल होता है। तो जब ये अनस्टेबल हो, अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब है कि जब ये डिकम्पोज होगा तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो हम देखते हैं कि यही होता है। एक तो ये कि इसको बनाने के लिए बहुत सारी यहाँ पे हीट चाहिए होती है। ठीक है, हम बड़ा सा लिख देते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक होता है कि हाइड्रोजन बनाने के लिए काफी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप होगा जो इस रूट में या इस मैकेनिज्म में हम देख रहे हैं, तो क्या होता है कि डेफिनेटली ये अनस्टेबल है तो ये टूटना चाह रहा है। ठीक है, डिकम्पोज होना चाह रहा है, तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ये जो है वो ब्रेक होगा और क्या चीज बन जाएगी, हमारे पास यहाँ पे अमोनिया गैस आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 भी लगा देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं इस रिएक्शन में। हमारे पास एक ये कंपोनेंट है, ठीक है, जो इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये कंपोनेंट है इन्वॉल्व हो रहा है, एक हमारे पास ये कंपोनेंट है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये कंपोनेंट है जो इन्वॉल्व हो रहा है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट्स है बेसिकली जो आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और फाइनली हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो इस तरह से जो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं कम ही होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो इतने सारे रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में हम इतने सारे कंपोनेंट्स मिलकर जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। तो इसको डेफिनेटली इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या चाहिए होती है कि हमें इसको स्पीड अप करने की जरूरत होती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि क्योंकि ये काफी कम होता है, काफी रेयर होते हैं इस तरह के, हम देखते हैं रिएक्शंस जिनमें इतने सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो, तो हम जो है इसके लिए जो है वो एक कैटलिस्ट जो होता है उसकी जरूरत पेश आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं। बेसिकली आयरन के अलावा भी यहाँ पर कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं, जिस तरह पहले जो कोशिश की गई थी या जो पहले जो यूज किए गए थे, हम देखते हैं कि जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज हुए थे वो और भी यूज किए गए थे। ठीक है, आयरन की जगह हम देखते हैं Fe हमने लिखा क्योंकि आयरन को हम कहते हैं फेरम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, जिस तरह यहाँ हमने लिखा। पहले इसके लिए जो है ऑस्मियम भी यूज किया गया, OS इसके लिए होता है, इवन यूरेनियम भी यूज किया गया। ठीक है, यू इसके लिए होता है, लेकिन हमें देखा कि ऑस्मियम जो है वो क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, रिएक्शन के दौरान जो है ना ये अनस्टेबल हो जाता है। यूरेनियम की बात करें तो ये हमारे पास काफी एक्सपेंसिव एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करना और इसको यूज करना इतना आसान नहीं होता, तो हम इनको नहीं यूज करते बल्कि आयरन यूज कर लेते हैं। आयरन को यूज करना हमारे लिए आसान होता है। फिर हम यहाँ पर एक और चीज भी देखेंगे
कि यहाँ पर आयरन जो चाहिए होता है ना, वो बेसिकली हम देखेंगे आयरन की खुसूसियत जो यहाँ पर सामने आ रही होती है वो ये होती है कि ये जो पोरस सरफेस होती है, जब कोई सरफेस पोरस होगी तो हम देखते हैं कि वो क्या करती है, सरफेस एरिया को फायदा होता है, यानी कि सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा जगह मिल जाती है रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं जब कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वो हमारे पास जो है वो अच्छा साबित होता है। जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरन जो होता है वो बेसिकली जब एक एज कैटलिस्ट चूज हो रहा होता है तो उसने क्या करना है, अब देखिए ना ये चार कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने एट अ टाइम जो है वो आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनानी है। तो हम देखते हैं कि इनको एक जगह चाहिए। ठीक है, तो वो जो जगह है ना वो कैसे मिलती है, इनको किस तरह प्रोवाइड होती है, वो इनको कैटलिस्ट की सरफेस के थ्रू जो है वो प्रोवाइड होती है। और कैटलिस्ट जब पोरस होगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो पहले सबसे पहले यहाँ प्रोसीडिंग देख लेते हैं इस तरह से कि हम यूज क्या कर रहे होते हैं। हम बेसिकली जो यहाँ पर आज इसकी केमिस्ट्री देखेंगे उसमें हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर Fe3O4 जो है, यानी कि इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, आयरन का मिनरल होता है मैग्नेटाइट, ये हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। और हम करते क्या है कि हम इसके ऊपर से जो है वो हॉट हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करते हैं। ठीक है, हॉट हाइड्रोजन गैस जब पास करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास ना इसमें से वाटर की फॉर्म में जो है इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है वाटर की फॉर्म में, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास रिजल्टिंग जो होता है वो पोरस आयरन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पोरस आयरन आएगा। ठीक है, एटलीस्ट जो हमारे पास आयरन होगा ना उसकी जो सरफेस होगी वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं, स्पेसिंग्स होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ पर उसका एक और फायदा भी देखेंगे, जो कि हम इसको थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और इसकी डायग्राम को सामने रखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से आयरन का जो कैटलिस्ट होता है वो इसके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके लिए इसकी डायग्राम देख लेंगे। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई। ठीक है ना, तो अब इस डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से रिएक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये जो बीच में मौजूद है हमारे पास, ये क्या मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो आयरन आ रहा है। ठीक है, ये आयरन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो कैटलिस्ट है ना हम इसकी जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आयरन बेसिकली मौजूद है। इसकी सरफेस देखें, पोरस सी सरफेस है इसकी। ठीक है, अब पोरस सरफेस का फायदा क्या होता है, पोरस सरफेस का फायदा हम देखेंगे। पोरस सरफेस का ये हमें फायदा हो रहा होता है कि देखिएगा यहाँ पर होता क्या है कि जब ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये N2 के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरे वाले हमारे पास जो ये छोटे वाले हैं ये क्या है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इस तरह से हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये आके यहाँ पर इसके ऊपर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होंगे जिस तरह यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये एटम्स की फॉर्म में एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, बेसिकली ये होता है हमारे पास ये जो H2 है ये गैस है। ठीक है, ये हमारे पास किस फॉर्म में चली जाती है, ये हमारे पास चली जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हाइड्रोजन के एटम्स जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से एडी का मतलब एड्सॉर्ब, यानी कि सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं या सरफेस पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, सरफेस पे अटैच हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बेशक वर्ड भी लिख देते हैं कि ये हम वर्ड जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं एड्सॉर्ब, एब्सॉर्ब नहीं कर रहे, बी नहीं लगा रहे, डी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एड्सॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर देखा, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गए। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये सरफेस पे इस तरह से मौजूद है, तो ये सरफेस पे मूव करते रहते हैं। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन के हमारे पास, नाइट्रोजन गैस के जो हमारे पास होते हैं वो भी इसी तरह के एड्सॉर्ब होंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आ जाएंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पर इस तरह से आएंगे। ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन हो जाएगी सरफेस पे। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं अंदर। ये जो पोर्स है ना, अब देखिए पोर्स का एक और फायदा आ रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके जो एटम्स होते हैं ना वो इन पोर्स में स्लिप कर जाते हैं। देखिए ये पोर्स है ना इनमें स्लिप कर गई है ना, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए ये नाइट्रोजन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम्स ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, तो ये अंदर स्लिप कर जाते हैं और इस तरह से ये एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसको ब्रेक करना है ना, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में तो ये नहीं कुछ काम आएगी, तो इसलिए हम देखते हैं जब ये ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास बन जाएगा ये जो नाइट्रोजन, अब जो ये एड्सॉर्ब फॉर्म में है ये चली जाती है एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक फॉर्म में और एड्सॉर्ब फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के यहाँ पर अब देखिए ये जो है ये एड्सॉर्ब फॉर्म है, या फिर हम कहते हैं यहाँ पर जो ये अभी हमारे पास आ रही हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है,
ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन का हमारे पास आ गया, ठीक है, एक यहाँ पर एड्सॉर्ब फॉर्म में जो ये एटम्स हैं, बल्कि एड्सॉर्ब नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि अभी एड्सॉर्ब नहीं रहे, ठीक है, सॉरी, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बदलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं जाके इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में है इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं अब जो हमारे हाइड्रोजन के एड्सॉर्ब फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, ये जो एड्सॉर्ब फॉर्म है क्योंकि वो सरफेस में मौजूद है, तो सरफेस पे जो चीज़ अटैच होती है वो एड्सॉर्ब होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, पहले NH बन जाता है, ठीक है, ये भी एड्सॉर्ब होगा, ठीक है, ये NH बन रहा है। देन देखें हमारे पास उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये जो NH होता है, ये एक और हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, अब इसके साथ भी एड्सॉर्ब्ड है और इसके साथ भी एड्सॉर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं एमाइडोजन होता है, ठीक है, एमाइडोजन को यहाँ पर अंदर की केमिस्ट्री देख रहे हैं हम, ठीक है, कि एमाइडोजन बनता है, एमाइडोजन, ये देखिए एमाइडोजन आ गया, ठीक है, ये एमाइडोजन है, ठीक है, और ये जो हमारे पास NH था ये भी दिखा देते हैं कि ये है, ठीक है, और हम देखते हैं कि ये आपस में क्या कर रहे हैं कि ये बंदा है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसको तो यहाँ से सेपरेट करना भी मुश्किल होता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं जो NH2 होता है इसका फर्दर रिएक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर अब दिख रहे हैं हम कि क्या बनता है, NH2 जो होता है ये एड्सॉर्ब फॉर्म में होता है और ये एक और हाइड्रोजन ले लेता है और क्या बना लेता है, NH3 बना लेता है, ठीक है, और ये NH3 जो है ये भी एड्सॉर्ब फॉर्म में होता है। फिर ये NH3 जो होती है इसकी क्या होती है, डिसॉर्प्शन होती है, डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या होती है, डिसॉर्प्शन जो है वो एडसॉर्प्शन का जो है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये जो NH3 है जो कि गैस फॉर्म में बनी है, सॉरी, ये जो हमारे पास क्या है एडसॉर्ब फॉर्म में है मौजूद है, ये क्या होती है, ये हमारे पास जो है वो चली जाती है NH3 गैशियस फॉर्म में, यानी कि डिटैच हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन होता है, यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ, हमने पूरी इसकी स्टोरी देखी, ये रिएक्शन के सारी केमिस्ट्री अंदर की चल रही होती है, यहाँ से और ये निकल गया इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनती चली जाती है और हम उसको लिक्विफाई करके निकालते चले जाते हैं, इस तरह से रिएक्शन जो है वो चलता चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा था ना कि नाइट्रोजन के एटम्स जो है वो अंदर स्लिप कर जाते हैं, और ये वाला रिएक्शन ये जो होता है ना ये एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है और इसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है ना वो काफी इफेक्ट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम आयरन के साथ ना थोड़ा थोड़ा जो है वो पोटेशियम भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देके इसको मदद करता है कि ये एटॉमिक फॉर्म में चला जाए, जिसकी वजह से ये एटॉमिक फॉर्म में होता है और रिएक्शन हम देखते हैं कि स्पीड अप हो जाता है, और हम जो है देखते हैं कि रेट स्पीड अप होगा या रिएक्शन स्पीड अप होगा तो हमारे पास जल्दी जल्दी नाइट्रोजन अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होगी। इस तरह हम समटाइम्स आयरन एस कैटलिस्ट के साथ जो है हम पोटेशियम भी यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने बात की आयरन एस कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस।